हेलो 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 दोस्तों, हाँ, क्या हाल है। चलिए शुरुआत करते हैं। लोक प्रशासन के अंतर्गत बीए थर्ड ईयर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली सीरीज में लेक्चर नंबर 12 में हम डिस्कस करने वाले थे एक नया कॉन्सेप्ट को। और आज का नया कॉन्सेप्ट है कार्मिक प्रशासन, यानी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है भाई ये कार्मिक प्रशासन? इसमें कार्मिक को अलग कर दीजिए, प्रशासन को अलग कर दीजिए, हो गया कार्मिक प्रशासन, है ना। चलो हाँ, इतनी आसानी से, बिल्कुल इतना ही आसान है टॉपिक, कुछ भी अलग बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। कार्मिक अलग चीज है, प्रशासन अलग चीज है, दोनों को साथ मिला दीजिए, कार्मिक प्रशासन बन जाएगा। तो ये तो मैं क्या संधि अनुच्छेद विच्छेद वगैरह कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं इसको। दोस्तों ये सेशन बीए थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ में एमए वाले बच्चों के लिए भी समान रूप से उपयोगी होगा। अगर आपके सिलेबस में लोक प्रशासन के साथ साथ कार्मिक प्रशासन अगर आप लोगों को पढ़ना होता है तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। जिन दोस्तों को और ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ना है, वो शुरू से लेक्चर देखना है, जाइए प्लेलिस्ट में, सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है, लेक्चर नंबर 1 से लेकर लास्ट तक सब देख मारिए, कर लीजिए तैयारी अभी से। एग्जाम टाइम का क्या भरोसा, पढ़ने को मिले ना मिले। चलिए, है ना, प्लेलिस्ट में जरूर चले जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसके अलावा कंप्लीट पीडीएफ कोर्स जो हमारे द्वारा तैयार किया गया है आईएमपी क्वेश्चन आंसर के साथ में, परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए जो हमारी नोट्स है उनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको लिए एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट के रूप में गुरु दक्षिणा आपको पे करनी होती है। आप सभी अच्छे से जानते हैं, लोधाजी क्लासेस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ ये कंप्लीट पीडीएफ कोर्स ही है जहां पर आपको दक्षिणा देनी होती है। इसके अलावा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कुछ भी यहां पर नहीं लिया जाता, कोई चार्जेबल, कोई भी चीज चार्जेबल नहीं है। सिर्फ कंप्लीट पीडीएफ कोर्स जो ये वाला कोर्स है कंप्लीट, यही चार्जेबल है, ठीक है ना। 399 के अमाउंट पर आपको पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाता है, प्राप्त हो जाता है पीडीएफ के रूप में, हिंदी माध्यम में। अगर लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आप नीचे आपके सारे सब्जेक्ट लिख दीजिए, कौन कौन सब्जेक्ट है, आपको बहुत आसानी से सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट का। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था, हमारा आज का टॉपिक है कार्मिक प्रशासन। क्या है? कार्मिक प्रशासन। अंग्रेजी में इसको पर्सनल क्या बोलते हैं? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, पढ़ना क्या क्या है भाई? कंप्लीटली पढ़ना, इतना बकबक कर लिया, पढ़ना क्या क्या है पूरे टॉपिक में? तो पूरे लेक्चर में पॉइंट नंबर 1 में हम सबसे पहले कार्मिक और प्रशासन दोनों का अर्थ समझेंगे। उसके बाद बात करेंगे इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं की जो आपको एग्जाम में छाप कर आना है। प्रश्न पॉइंट नंबर 3 में कार्मिक प्रशासन का महत्व देखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 4 में कार्मिक प्रशासन के कार्य देखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 5 में भर्ती की पद्धतियां देखने वाले हैं, ठीक है। भर्ती की पद्धतियां ये अलग से कार्मिक प्रशासन में कहां से आ गया? अरे भाई ये थोड़ा सा अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि जब हम कार्मिक प्रशासन के कार्यों की बात करेंगे ना, तो कार्मिक प्रशासन के एक कार्य के रूप में भर्ती जो है ना, रिक्रूटमेंट एक अलग से कार्य है कार्मिक प्रशासन का। तो उसमें जो भर्ती है, तो भर्ती की भी कुछ पद्धतियां हैं, उनको हम थोड़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर 5 पॉइंट हमारे सेशन में होने वाले हैं। तो चलिए करें शुरुआत पॉइंट नंबर 1 से, यानी कार्मिक प्रशासन के अर्थ से। एकदम सामान्य तरीके से, छोटा सेशन, बहुत बड़ा नहीं होने वाला। चलिए मीनिंग क्या है भाई? कार्मिक और प्रशासन दोनों को लेते हैं सबसे पहले तो। अरे कार्मिक यानी कि कर्मचारी, और प्रशासन यानी संसाधन, दैट्स ऑल। संसाधनों का उचित प्रबंधन ही आपका प्रशासन कहलाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। और कार्मिक यानी कि कर्मचारी या अधिकारियों का समूह क्या हो जाएगा? कार्मिक हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग समझिए, यानी कार्मिक यानी सरकार में या सरकार के संगठन में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको हम कार्मिक कहेंगे। और प्रशासन यानी कि किसी संगठन के किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संसाधनों का उचित प्रबंधन है, तो उसे हम प्रशासन कहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। आइए थोड़ा और इसको आसान करके समझने का प्रयास करते हैं। आसान करके यानी किसी सरकारी या निजी संगठन में सही व्यक्ति को सही पद पर नियुक्त करना। ध्यान से सुनिएगा, सरकारी या निजी संगठन में, संगठन चाहे कोई सा भी हो, सरकारी हो या निजी हो, सही व्यक्ति को सही पद पर नियुक्त करना और उसके बाद उस व्यक्ति को प्रशिक्षित करना और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाना और उनके कल्याण का ध्यान रखना, क्या है? कार्मिक प्रशासन कहलाता है। तो कार्मिक प्रशासन क्या काम करेगा?
सही व्यक्ति को सही पद पर नियुक्त करके उसको ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग देने के बाद उसकी क्षमता इंप्रूव करेगा, क्षमता बढ़ाएगा, और क्षमता बढ़ाने के सिर्फ इतना ही नहीं, उसके कल्याण यानी तनख्वाह वगैरह का भी ध्यान रखेगा, वही कार्मिक प्रशासन है। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से और आसानी से समझ लेते हैं। देखिए उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार एक विद्यालय को चलाने के लिए कुशल शिक्षकों और कर्मचारियों की आवश्यकता होती है क्या भाई? एक स्कूल चलाने के लिए शिक्षकों की जरूरत पड़ती है? अरे हाँ ना, कुछ बोलो भाई। कर्मचारियों की आवश्यकता होती है और उनकी भर्ती, वेतन और पदोन्नति का ध्यान रखा जाता है। अगर शिक्षक होंगे, कोई भी कर्मचारी होगा स्कूल विद्यालय को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? उनकी भर्ती करनी पड़ेगी, समय आवश्यकता के अनुसार उनको वेतन भी देना पड़ेगा और उनको पदोन्नति भी, है ना, पदोन्नति भी उनकी करनी पड़ेगी। तो ठीक है, इसी प्रकार से राज्य या देश को चलाने के लिए लोक सेवक जैसे आईएएस अधिकारी, आईपीएस, क्लर्क आदि, इन सब का प्रबंधन कार्मिक प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। क्या उदाहरण के माध्यम से कुछ दिमाग में घुसा? मेरे ख्याल समझ आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, और नहीं समझ आया तो क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए एक बार और स्क्रीनशॉट लेकर के क्लास खत्म होने के बाद में तुरंत स्क्रीनशॉट से आप एक बार रिवाइज जरूर करोगे, और नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 में परिभाषा। परिभाषा में बहुत कुछ नहीं करना है, 2 परिभाषा में देकर जा रहा हूं, 2 परिभाषाओं को, बस इन्हीं परिभाषाओं को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हर्बर्ट फाइनर की एक परिभाषा है, इसमें कहा गया है कि कार्मिक प्रशासन का अर्थ कर्मचारियों की भर्ती, चयन, विकास, उपयोग और उनके प्रतिधारण यानी रिटेंशन, है ना, की प्रक्रिया से होता है। और वहीं पर ओगलैंड स्टॉल ने कहा है कि कार्मिक प्रशासन मानव संसाधनों के कुशल संगठन और प्रबंधन की कला है, और कुछ नहीं। तो कार्मिक प्रशासन यानी सिलेक्शन वाला विभाग, इस समझिए, सिलेक्शन वाला विभाग, है ना। तो ये 2 परिभाषाएं, इससे ज्यादा आसान मुझे कुछ लगा नहीं और महत्वपूर्ण कुछ लगा नहीं, इसलिए मैं 2 परिभाषा उठाकर ले आया हूं। इन दोनों को चिपका दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में कार्मिक प्रशासन का महत्व, इंपोर्टेंस, जरा फटाफट सबको ओपन कर लेते हैं एक बार में। अरे बस 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 भाई, 4 पॉइंट है। देखिए क्या महत्व है भाई कार्मिक प्रशासन का? तो यार देखिए, सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन कौन करता है? यही करता है कार्मिक प्रशासन। सरकार की जितनी नीतियां होती हैं उनका क्रियान्वयन तो सरकार नीतियां बनाती है, लेकिन उन्हें धरातल पर लागू करने का जो काम होता है वो कार्मिक यानी लोक सेवक ही करते हैं। इसके अलावा कल्याणकारी राज्य की स्थापना यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा या जो भी सेवाएं होती है नागरिकों तक पहुंचाने की, उनको पहुंचाने का काम भी कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है, कर्मचारी ही पहुंचाते हैं, है ना। और संसाधनों का सही उपयोग की बात करें तो सही प्रशिक्षण और प्रबंधन से सरकारी धन और समय दोनों की बचत होती है। ठीक है ना। तो भाई ये प्रशिक्षित होते हैं, प्रशिक्षण का काम करते हैं, प्रबंधन का काम करते हैं, इससे सरकार का पैसा भी बचता है, सरकार का समय भी बचता है। प्रशासनिक दक्षता की बात करें, एफिशिएंसी की बात करें तो कुशल कर्मचारी ही प्रशासन को पारदर्शी और त्वरित बनाते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 में कार्मिक प्रशासन के मुख्य कार्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्या क्या कार्य होते हैं इसका। ये तो इजी, लेकिन थोड़ा उस तरीके से पढ़ना भी आपको जरूर पड़ेगा। इसके जो कार्य है ना उसमें लगभग 5 या 6 कार्य में इसमें लेने वाला हूं। देखिए सबसे पहले भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सेवा, है ना, या जो है वेतन और सेवानिवृत्ति आदि आदि। तो ये 5 कामों को आप लोग थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लीजिएगा। पहला कार्य क्या होता है कार्मिक प्रशासन का? भर्ती करना, रिक्रूटमेंट का काम। उसके बाद ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण का काम, फिर पदोन्नति, ठीक है, प्रमोशन, फिर वेतन वगैरह प्रोवाइड करना जरूरी है ना 4 नंबर में, और सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट का काम 5 नंबर में। तो ये 5 तो विशेष मुख्य कार्य होते ही हैं कार्मिक प्रशासन के। एक एक करके इनको जरा समझते हैं। भर्ती, थोड़ी स्पीड से बढ़ेंगे ना। भर्ती और चयन यानी रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन। देखिए योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित करना और निष्पक्ष परीक्षा और साक्षात्कार द्वारा सही व्यक्ति का चयन करना। ठीक है, तो भर्ती एवं चयन, तो योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित करना, वैकेंसीज वगैरह निकाल करके प्रचार प्रसार करके क्या करेंगे, जो उम्मीदवार लोग हैं वो आकर्षित होंगे, तभी तो फॉर्म भरेंगे ना, तभी तो आप लोग यूपीएससी की तैयारी करोगे, है ना। और जो है परीक्षा वगैरह या इंटरव्यू के माध्यम से सही व्यक्ति का चयन करना किसका काम होता है? कार्मिक प्रशासन का।
ठीक, उदाहरण के लिए यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करना, ठीक है ना। उसी प्रकार से दूसरा है आपका प्रशिक्षण एंड ट्रेनिंग, तो चुने गए कर्मचारियों को उनके पद और कार्यों के अनुसार कुशल बनाना। अरे आपने परीक्षा पास कर ली, इंटरव्यू पास कर लिया, सब कुछ हो गया, चले भी गए आप, लेकिन आपको अगर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो इस कार्य के लिए आपको सिलेक्ट किया गया है वो कार्य एक्जेक्टली करना कैसे है। तो प्रत्येक पद के लिए जो कार्य के लिए सिलेक्शन किया गया है आपका, उसके लिए ट्रेनिंग आपको कंप्लीटली दी जाएगी। जैसे प्रवेश पूर्ण प्रशिक्षण भी होता है और प्रवेश के बाद प्रशिक्षण भी होता है। प्रवेश से पूर्व यानी प्री एंट्री ट्रेनिंग होती है, जैसे अगर आपको पुलिस में जाना है, पुलिस विभाग में जाना है या मिलिट्री में जाना है, तो उसके लिए क्या, आर्मी वगैरह में जाना है, तो उसके लिए पहले ही आपकी बहुत सारी ट्रेनिंग हो जाती है कंप्लीट, है ना, एग्जाम से पहले ही हो जाती है, सिलेक्शन से पहले ही। और प्रवेश के बाद में, है ना, इन सर्विस ट्रेनिंग, सर्विस के चलते जो ट्रेनिंग होती है, जैसे आईएएस अधिकारी की ट्रेनिंग लवासना में जाकर के होती है ना, मसूरी जाना होता है। उसी प्रकार से पदोन्नति यानी प्रमोशन की बात करें तो कर्मचारियों को उनके अनुभव या योग्यता के आधार पर उच्च पद पर पदोन्नत करना होता है। कौन करता है? कार्मिक प्रशासन ही करेगा। जो कर्मचारी है उनके काम के हिसाब से, उनके अनुभव के हिसाब से उनका प्रमोशन, ठीक है ना। जैसे आधार क्या होता है? वरिष्ठता, सीनियरिटी और योग्यता, दो चीजें होती है। अगर स्टाफ में काम करते करते बहुत लंबा समय हो गया है और आपका काम योग्यता भी अच्छी है तो आपको उच्च पद के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से जो 4 नंबर, चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 वेतन और सेवा शर्तें। वेतन और सेवा शर्तें। वेतन और सेवा शर्तें में कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक वेतन, भत्ते, अवकाश और कार्यस्थल पर अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना, और अनुशासन और आचार संहिता में भ्रष्टाचार, लापरवाही, नियमों के उल्लंघन पर विभागीय जांच और कार्यवाही करना, सेवानिवृत्त और पेंशन, है ना, निश्चित आयु, यानी कि कोई कहीं पर 60 वर्ष है, कहीं 62, है ना, 62 वर्ष है, कर्मचारियों को सम्मान के साथ में सेवा मुक्त करना, उनके जीवन यापन हेतु पेंशन या अन्य लाभ प्रोवाइड करना। तो ये सारे कार्य जो है यहाँ पर कार्मिक प्रशासन के ही होते हैं। सारे कार्य सम्माननीय है और सारे कार्य आवश्यक है। इन कार्यों के बिना प्रशासन तंत्र क्या हो जाएगा? अपंग हो जाएगा, लंगड़ा लूला हो जाएगा, चल नहीं पाएगा। इसलिए ये कार्मिक प्रशासन के सभी कार्य अति आवश्यक है। चलिए अंततः दोस्तों हम बात करेंगे भर्ती की पद्धतियों की। भर्ती रिक्रूटमेंट जो हमने पढ़ा था उसकी पद्धतियां कौन कौन सी होती है? तो 2 होती है भाई, एक प्रत्यक्ष होती है और एक अप्रत्यक्ष होती है। एक डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट यानी प्रमोशन टाइप की होती है। प्रत्यक्ष भर्ती क्या होती है? खुले विज्ञापन के द्वारा बाहर से नए युवाओं का चयन करना, इसको प्रत्यक्ष भर्ती बोलते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोलते हैं। नए, इसका लाभ क्या होता है? नए विचारों और आधुनिक कौशल जो है तंत्र में आते हैं। हानि होती है अनुभव की कमी, बस और कुछ नहीं। और अप्रत्यक्ष जो भर्ती होती है प्रमोशन के माध्यम से, तो जिससे ना तो निचले पद पर जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनको ऊपर के पद पर पदोन्नत यानी प्रमोट कर दिया जाता है। इसका लाभ ही होता है कि अनुभवी व्यक्ति ही अगले पोस्ट पर जाता, बड़ी पोस्ट पर जाता है, और समर्पित कर्मचारी इनको मिल जाते हैं, जान पहचान होती पहले से ही। और इसकी हानि होती है कि नए विचारों का अभाव हो सकता है, नए विचार नहीं आते इसमें। बस इतनी सी बात है। तो यही सेशन हमारा कंप्लीट भी हो गया, ठीक है ना। और कल वाले सेशन में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 13 में, ध्यान सुनिएगा, भर्ती पर डिटेल में जाने वाले, रिक्रूटमेंट पर और ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे भर्ती पर, ठीक है। और छोटी सी क्लास, बहुत लेंदी नहीं होगी। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। कल से मुझसे शिकायत मत करना कि सर नोटिफिकेशन नहीं मिलते हमको क्लास के। सब्सक्राइब करके घंटी को बजा लेना, ऑल पर सेट कर लेना, सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक आएंगे। और इसके अलावा सेशन अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। कंप्लीट पीडीएफ कोर्स अगर आपको लेना है तो ये यहाँ पर 399 के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर आपको ये नोट्स अवेलेबल है, ले सकते हैं आसानी से। उसके लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। सेशन लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो मैं क्लास लेना भूल जाऊंगा, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा मैं। अगर चाहते हैं कि कंटिन्यू क्लासेस चलती रहे तो कमेंट में बता भी दीजिए, और साथ ही साथ में लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे अगले सेशन में लेक्चर नंबर 13 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।